हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की ज्योग्राफी के बारे में। पहली बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है ये भाई। इसके बाद हमारी फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पूरी बुक आप एक ही जगह पर देख सकते हो। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं हमारी 3 बजे क्लास 12th की ज्योग्राफी के लिए। पार्ट नंबर 10 है ये, मानव बस्ती चैप्टर का नाम है। पार्ट 1 है चैप्टर का, ये 2 पार्ट्स के अंदर चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन सब में लिंक मिल जाएगा। डिटेल नोट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस और बाकी के सभी कंटेंट जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर लास्ट ईयर पेपर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं भाई चैप्टर में क्या है। मानव बस्ती चैप्टर है हमारा। मुख्य बिंदु मानव बस्ती के बारे में बात करेंगे कि मानव बस्ती क्या होती है। फिर मानव बस्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है ग्रामीण बस्ती और दूसरी है नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों के बारे में आज इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और नगरीय बस्तियां कवर करेंगे पार्ट 2 में, और इस तरीके से आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक चीज बिल्कुल ना भूलें कि हमारी एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुकी है। सो यू कैन डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए क्रिस क्रॉस क्लासेस और आपको हमारी ऑफिशियल ऐप दिखाई दे जाएगी। उसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सभी क्लासेस की अपडेट्स, नोट्स, क्विजेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ आपको उसी ऐप पर एक ही जगह सभी बोर्ड्स के लिए मिल जाएगा। तो डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें भाई। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं मानव बस्ती के बारे में। मानव बस्ती होती क्या है, यानी कि तो देखिए, मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर मानव स्थायी रूप से बसा हुआ हो। यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव स्थायी रूप से रहता है अपनी बस्तियां बनाकर, क्या कहलाता है भाई, मानव बस्ती कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र जहां पर लोग स्थायी रूप से रहते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं, मानव बस्तियां कहलाता है। तो मानव बस्तियों को मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा जाता है। एक तो उनकी स्थिति के आधार पर, दूसरा उनकी बनावट के आधार पर। तो देखते हैं भाई, मानव बस्तियों को उनकी स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो मानव बस्तियों को स्थिति के आधार पर, यानी कि वो कहां पर स्थित है, उस आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। पहली कौन सी, ग्रामीण बस्तियां, और दूसरी नगरीय बस्तियां। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का विभाजन कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये ग्रामीण बस्ती और अगर नहीं हुआ तो नगरीय बस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य रूप से वहां पर जनसंख्या का आकार कितना है और साथ ही साथ वहां के लोग किस प्रकार के व्यवसाय में से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो प्राथमिक कार्य करते हैं, द्वितीय करते हैं या तृतीय करते हैं, इस आधार पर हम एक क्षेत्र को ग्रामीण बस्ती या नगरीय बस्तियों में विभाजित करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं, ये वह बस्तियां होती हैं जो आकार में छोटी होती हैं और साथ ही साथ जहां के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं। प्राथमिक कार्य आपको पता होंगे जो डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं भाई, प्रकृति से, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि से जुड़े होते हैं, क्या कहलाती हैं भाई, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। फिर आती है नगरीय बस्तियां, क्या होती हैं, तो वह बस्तियां जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, यानी ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है और जहां पर ज्यादातर लोग द्वितीयक यानी कि उत्पादन क्षेत्र और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं, वहां क्या कहलाती हैं भाई, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। तो पहला हमने देख लिया, स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं भाई, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। अब बात आती है कि बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, बनावट के आधार पर बस्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहली होती है सन्हत बस्तियां, दूसरी होती है प्रकीर्ण बस्तियां। ये बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, जिन बस्तियों में मकान एक दूसरे के पास पास बसे होते हैं, यानी जो मकान है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, जैसे आप शहरों में देखोगे एक के बगल में एक मकान बना होता है, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो ऐसी बस्तियां सन्हत बस्तियां कहलाती हैं। और दूसरी तरफ जो उपजाऊ मैदानी भागों में ये विकसित होती हैं, क्योंकि उपजाऊ मैदानी भागों में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से उन क्षेत्रों में ये विकसित होती हैं और यहाँ पर रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी साथ साथ रहते हैं। दूसरी बात आती है प्रकीर्ण बस्तियां। ये देखिए, ये आपको सनहद बस्तियां दिखाई हैं, यहाँ पर घर देखिए सब एक दूसरे के अगल बगल में बसे हुए हैं। प्रकीर्ण बस्तियां क्या होती हैं, प्रकीर्ण बस्तियां वह बस्तियां होती हैं जहां पर मकान दूर दूर होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक मकान यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, और बीच में क्या होते हैं भाई, बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, इस वजह से मकान एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गांव वगैरह में आप जाओगे तो आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, पहाड़ों वगैरह पर भी ऐसे ही होता है। तो ये प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं, तो जहां पर मकान एक दूसरे के पास पास होंगे वो होते हैं सनहत बस्तियां,
और जहां पर मकान एक दूसरे से दूर होते हैं वो कहलाती हैं प्रकीर्ण बस्तियां। तो कोई एक सांस्कृतिक स्थल, पूजा स्थल या बाजार इन बस्तियों को एक साथ बांधता है। यानी जितनी अलग अलग फैली हुई बस्तियां होती हैं वहां पर या तो कोई सांस्कृतिक स्थल होता है जो इन्हें जोड़े रखता है, या कोई पूजा स्थल होता है, या कोई बाजार जो कि इनके लिए क्या होता है, कॉमन होता है और ये आपस में उसी से जुड़ी होती हैं। ठीक है भाई, अब हम एक एक करके बात करेंगे किसके बारे में, ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियां, देन देखेंगे नगरीय बस्तियां, फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, उनकी समस्याएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, और फिर नगरीय जो बस्तियां होती हैं उनकी समस्याएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनके प्रकार। ये हम पार्ट 2 में देखेंगे और ये आज हम देखेंगे किसमें, ग्रामीण बस्तियों के बारे में पार्ट 1 में। तो ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, देखिए वह बस्तियां जो आकार में छोटी होती हैं, पहली चीज तो आकार में छोटी हैं, जहां के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं भाई, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, याद होना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर 5 में हमने प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी एक्टिविटीज डिस्कस की थी, यानी ऐसे कार्य जो मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो उन प्राथमिक कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि से जुड़े होते हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, यानी उसके अलग अलग आकार क्या क्या होते हैं, प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का मतलब क्या है, तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप ये दर्शाते हैं कि बस्ती में मकानों की स्थिति किस प्रकार है, यानी किस प्रकार से मकान बने हुए हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर, 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है विन्यास के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, और तीसरा है आकृति के आधार पर। तो एक एक करके देखते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को किस किस में बांटा जाता है। तो पहले है हमारे मैदानी ग्राम, यानी ऐसे गांव जो कि मैदानों में विकसित होते हैं, मैदानों में बने होते हैं, मैदानी क्षेत्र में विकसित होते हैं, वो कहलाते हैं मैदानी ग्राम। दूसरे है पठारी ग्राम, भाई नाम से ही पता चल रहा है जो पठारों पर विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, पठारी ग्राम। तटीय ग्राम जो समुद्र तट, नदी तट के आसपास विकसित होते हैं वो सब तटीय ग्राम कहलाते हैं। और वनों में या वनों के आसपास विकसित होने वाले ग्राम, ग्राम का मतलब क्या है, गांव, तो वनों के आसपास विकसित होने वाले ग्राम क्या कहलाते हैं भाई, वन ग्राम कहलाते हैं। और मरुस्थलीय ग्राम यानी मरुस्थलीय गांव वो होते हैं जो कि मरुस्थल यानी कि जो हमारा रेगिस्तान होता है उसके अंदर क्या होते हैं भाई, विकसित होते हैं। कार्य के आधार पर, तो भाई कौन सा ग्राम क्या कार्य करते हैं, आपने देखा होगा गांव में मुख्य रूप से छोटे छोटे गांव होते हैं और उनका एक मुख्य काम होता है। तो जैसे कुछ गांव होते हैं कृषि गांव यानी कि कृषि ग्राम, यहां पर मुख्य रूप से रहने वाले सभी लोग क्या करते हैं भाई, कृषि कार्य करते हैं। दूसरी तरफ कुछ होते हैं मछुआरों के गांव, यहां पर जो लोग ज्यादातर रहते हैं वो क्या करते हैं भाई, मछली वगैरह पकड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट होते हैं लकड़हारों के गांव, ये वो गांव होते हैं जहां पर मुख्य रूप से लकड़ी से संबंधित कार्य किया जाता है, ठीक है भाई, फर्नीचर वगैरह बनाना, और लकड़हारों के गांव होते हैं ये। और नेक्स्ट होते हैं पशुपालक गांव, जहां पर पशुपालन जो होता है उनका रोजगार का मुख्य साधन होता है। ठीक है भाई, आगे चल के देखते हैं आकृति के आधार पर। तो हमने 3 पढ़े थे ना भाई, पहला कौन सा, विन्यास के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, और तीसरा आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है रेखिक प्रतिरूप। तो देखो इस प्रकार की बस्तियों में क्या होता है, इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों आदि के किनारे सीधी रेखा में बने होते हैं। तो देखो जैसे आपको सीधी रेखा दिख रही है ना यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पर आपको ये सीधी रेखा दिख रही है, इसके आसपास जो ये मकान बने हुए हैं, तो ये सब मकान सीधी रेखा में बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे रेखिक प्रतिरूप बोला जाता है बस्तियों का। ठीक है, जिसके अंदर मकान या तो सड़कों या फिर रेलवे लाइनों या फिर नदियों के किनारे सीधे बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे आप ये वाला देख सकते हो। ठीक है भाई, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, और इसके आसपास ये देखिए ऐसे बॉक्सेस में क्या होता है भाई, आपके जो क्षेत्र वगैरह हैं वो बसे होते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है भाई, इन सड़कों के आसपास जो बस्तियां बनती हैं उन्हें आयताकार प्रतिरूप बोला जाता है। फिर आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। अब जैसे झीलों या तालाबों के चारों ओर अगर बस्तियां विकसित हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई झील है गोल सी, और इसके चारों ओर जब बस्तियां विकसित हो जाती हैं तो वो गोल सी प्रतीत होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है भाई, वृत्ताकार प्रतिरूप बोला जाता है। तो झीलों और तालाबों आदि के किनारे जब बस्तियां विकसित होती हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। कभी कभी ऐसी बस्तियों को योजना अनुसार भी बनाया जाता है, कभी कभी क्या करते हैं कि बीच में क्षेत्र छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, और साइडों में घर बना लेते हैं। अब ये जो ये बीच का क्षेत्र होता है ये मेनली किस लिए होता है भाई, पशुओं के चारे वारे के लिए। ठीक है भाई, चारे के लिए कि पशु आ सके, चर सके, इसके लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।
इसी के अलावा नेक्स्ट कौन सी होती है, तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे के आकार का प्रतिरूप वो होता है जहां पर बहुत सारी सड़कें एक साथ आकर मिलती हैं, वहां पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं और सभी बस्तियां उन्हीं सड़कों के आसपास विकसित होती है। जैसे यहां पर देख सकते हो, देखिए कितनी सारी सड़कें आकर इधर मिल रही हैं और इस तरीके से एक तारे के आकार की संरचना बन जाती है। और जब ऐसे बस्तियां विकसित होती हैं तो ये कहलाता है तारे के आकार का प्रतिरूप। नेक्स्ट है हमारा टी आकार का प्रतिरूप। तो टी आकार के प्रतिरूप में बस्तियां जो होती है सड़क के तिराहे पर विकसित होती है। एक तो चौराहा होता है जिसकी चार जो होती है चार सड़कें मिलती हैं, ठीक है। तिराहा होता है जहां पर तीन मिलती हैं। देखिए जैसे ये वाला है हमारा, ये वाला अगर हम देखें तो ये टी आकार का, इसके अलावा ये वाला भी टी आकार का है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, टी आकार के प्रतिरूप है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सड़क आकर दूसरी सड़क में मिलकर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और दूसरी सड़क आगे चलती रहती है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, टी आकार का प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा वाई आकार का प्रतिरूप, ठीक है भाई। वाई आकार का प्रतिरूप कौन सा होता है, ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां दो रास्ते आकर तीसरे रास्ते से मिलते हैं, ठीक है भाई। दो रास्ते आकर जब तीसरे रास्ते से मिल जाते हैं तो वहां पर क्या बनता है भाई, वाई आकार का प्रतिरूप। जैसे ये देख सकते हो, देखो एक रास्ता ये आ रहा है हमारा और दूसरा रास्ता ये आ रहा है और यहां से ये एक सिंगल रास्ता बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, वाई आकार का प्रतिरूप बन जाता है। तो वाई आकार का प्रतिरूप मतलब वो स्थिति जहां पर क्या होता है भाई, दो रास्ते आकर एक रास्ते से मिल जाते हैं। मान लीजिए जैसे दो रास्ते आ रहे हैं, किधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है और ये आगे आकर एक ही रास्ते में मिलकर सीधा चले जाते हैं, तो ये वाई आकार का प्रतिरूप बन जाता है। और नेक्स्ट है हमारा क्रॉस के आकार का प्रतिरूप। ये कहां पर होता है भाई, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर विकसित होती है, नदी पर पुल के दोनों और इस तरीके की बस्तियों का विकास होता है। तो जैसे अगर हम ये वाला देख सकते हैं तो ये क्रॉस आकार का प्रतिरूप है कि भाई एक नदी है या फिर नाला है और उसके आसपास जो बस्तियां विकसित है, इसे दोहरा प्रतिरूप या फिर क्रॉस आकार का प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप कि क्लियर होगा सभी को। आगे चलते हैं, अब बात आती है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी जगह पर ग्रामीण बस्तियां ज्यादा विकसित होती है और किसी जगह पर इतने बड़े स्तर पर विकसित नहीं होती। तो देखो इसमें से पहला है जल की आपूर्ति। आपको पता होगा कि भाई देखिए पानी तो सबसे जरूरी है, अगर पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो मुख्य रूप से जल के स्रोतों के आसपास विकसित होती है, ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से जल उपलब्ध हो सके एवं वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो जहां पर पानी की उपलब्धता होती है, अगर आप शुरुआती मानव सभ्यताएं भी देखें तो वो सब भी नदियों के आसपास विकसित हुई थी। क्यों, क्योंकि भाई पानी की नीड तो रहती है ना। तो इसी वजह से जो मुख्य मानव बस्तियां हैं वो सब किसके आसपास विकसित होती हैं, जल की आपूर्ति के स्रोत के पास। नेक्स्ट है हमारा भूमि, ठीक है भाई। तो मानव बस्तियां सदैव उपजाऊ भूमि के आसपास विकसित होती हैं, क्योंकि ऐसी भूमि पर कृषि करना सरल होता है। जहां पर उपजाऊ भूमि होती है वहां पर लोग विकसित होते हैं, यानी वहां पर बस्तियां बना लेते हैं, फिर वहां कृषि करते हैं और उस कृषि से अपना भरण पोषण करते हैं। तो इस तरीके से भूमि और उपजाऊ भूमि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उच्च भूमि क्षेत्र, तो मानव बस्तियां मुख्य रूप से उच्च भूमि क्षेत्र में विकसित होती है, यानी जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, जो सी लेवल से क्या होते हैं भाई, ऊंचे होते हैं, समुद्र के स्तर से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ताकि या फिर नदियों के स्तर से ऊंचे होते हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में कोई समस्या ना हो। तो इस वजह से ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से कहां पर विकसित होती हैं भाई, उच्च भूमि क्षेत्र में विकसित होती है, ताकि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सके, ठीक है भाई। आप देख सकते हो कैसे खंभों के ऊपर मकान बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में कोई समस्या ना हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो भाई गृह निर्माण सामग्री। अब देखिए अगर आपको बस्तियां बसानी है तो आपको घर बसाने पड़ेंगे, और घर बसाने के लिए क्या जरूरी है भाई, घर बनाने के लिए सामग्री तो चाहिए ना, घर बनाएंगे किससे। तो इसीलिए जहां पर गृह निर्माण सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे लकड़ी पत्थर आदि वगैरह जिसकी भी जरूरत होती है, वो जहां पर उपलब्ध होता है वहीं पर ही इस प्रकार की बस्तियों का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और साथ ही साथ सुरक्षा होनी चाहिए। तो मानव बस्तियों का विकास हमेशा एक सुरक्षित क्षेत्र में होता है, ताकि क्या किया जा सके भाई, सुखद जीवन जी सके हर व्यक्ति, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लीजिए अगर वो सुरक्षित क्षेत्र नहीं होगा, जानवरों का खतरा हो सकता है जंगल के पास, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आराम से सुकून से नहीं जी पाएगा। तो इसी वजह से एक सुरक्षित क्षेत्र का होना जरूरी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं मानव जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी समस्याएं क्या क्या है। तो देखिए अगर हम भारत में देखें तो मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियों की बहुत सारी समस्याएं हैं।
कौन कौन सी समस्या है? देखिए पहले तो पीने के लिए साफ पानी की समस्या, स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है भाई पीने के लिए, ठीक है भाई, जिस वजह से वहां पे लोगों को क्या करना पड़ता है, चाहे बोरिंग करवा के चाहे बर्मे से पानी निकाल के पीना पड़ता है, जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसी के साथ साथ बाढ़ और सूखे की समस्या है, ठीक है भाई, जब भी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जिससे कृषि का भी नुकसान होता है और जीवन जीना भी मुश्किल होता है। सिंचाई के साधनों का अभाव है भाई, कृषि करने के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, और उसके लिए किसकी जरूरत होती है भाई, कृषि की जरूरत होती है, ठीक है भाई, और इसी वजह से सिंचाई के साधनों का क्या होता है, अभाव होता है, और अभाव की वजह से क्या होती है, कृषि जैसे कार्यों में समस्या आती है। शौचालय की समस्या है भाई, सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है गाँव में। कूड़ा निपटान की समस्या होती है भाई, गाँव के अंदर उत्सर्जित होने वाले कूड़े के निपटान की समस्या होती है, ठीक है भाई, कि कूड़े का निपटान कैसे किया जाए। शहरों में तो फिर भी इस चीज की व्यवस्था होती है, पर फिर भी गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। कच्चे मकान होने की वजह से वर्षा के दौर में समस्याएं आती हैं भाई, ठीक है। उसी के साथ साथ कच्ची सड़कें होती हैं जो वर्षा में यूज करने लायक ही नहीं बचती हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, जिस वजह से हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों का प्रकोप उन क्षेत्रों में बढ़ता है। तो ये सब मुख्य समस्याएं हैं किसकी भाई, ग्रामीण बस्तियों की, ठीक है भाई। तो दोनों पार्ट जरूर देखने हैं भाई सभी को, दोनों पार्ट्स देखेंगे तभी ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है भाई, दोनों पार्ट जरूर देखें। बाकी पूरी प्लेलिस्ट इस बुक की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेकआउट जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें भाई फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए क्रिस क्रॉस क्लासेस, और हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको सभी कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।